सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल जाए। आप अपने घर वालों को मैसेज करके सो जाएं और सुबह उठें तो खबर मिले जिस फ्लाइट में आपके अपने बैठे थे वो दुनिया के नक्शे से ही गायब हो गई। 8 मार्च 2014 को 239 लोगों के साथ उड़ने वाला मलेशिया एयरलाइंस का विमान MH370 ऐसे गायब हुआ जैसे किसी ने उसे आसमान से मिटा दिया हो। न ब्लैक बॉक्स, न डिब्रियों की तस्वीरें, न सही जवाब। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या पायलट ने आखिरी मिनट में कुछ ऐसा कर दिया जिससे प्लेन का रास्ता बदल गया? क्या यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके पीछे किसी ताकतवर नेटवर्क का हाथ था, या फिर सच में कोई तकनीकी खराबी ने सब कुछ तबाह कर दिया? MH370 ने आखिर साउथ इंडियन ओशियन की ओर रुख क्यों किया? क्या सैटेलाइट सिग्नल्स में छुपे पैटर्न कुछ राज खोलते हैं, या फिर वो सच हमसे आज भी छुपाया जा रहा है? इस वीडियो में हम उन सब फाइलों को खोलेंगे जिनमें दुनिया की सबसे महंगी और रहस्यमयी जांचों का सच दफन है। इसमें वो कहानियां भी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। मलबे के टुकड़े, सैटेलाइट से मिले आखिरी सिग्नल्स, परिवारों का दर्द और सिस्टम की नाकामी। आखिर MH370 गया कहां? क्या सच कभी सामने आएगा? अगर आप इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक प्लेन के गायब होने की नहीं है। यह कहानी है इंसानियत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। यह एक बोइंग 777-200 ER विमान था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9 MMRO था और इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में गिना जाता था। इसकी उम्र उस समय सिर्फ 11 साल थी। इस फ्लाइट में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स समेत कुल 239 लोग सवार थे। यात्रियों में 14 देशों के नागरिक थे, जिनमें 153 चीन, 38 मलेशिया, 7 इंडोनेशिया, 6 ऑस्ट्रेलिया और 3 फ्रांस सहित अन्य देश शामिल थे। इस फ्लाइट को कैप्टन जाहिरी अहमद शाह उड़ा रहे थे, जिनकी उम्र 52 साल थी और उनके पास 18,000 से ज्यादा घंटों का उड़ान अनुभव था। को पायलट फारिक अब्दुल हमीद 26 साल के थे और उनके पास 2,700 से ज्यादा घंटों का उड़ान अनुभव था। कुआलालंपुर से बीजिंग तक की दूरी लगभग 4,300 किलोमीटर थी, जिसे फ्लाइट करीब 6 घंटे में तय करती। रात 12:41 पर विमान ने टेक ऑफ किया और लगभग 40 मिनट बाद वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्षेत्र में प्रवेश किया। 1:19 पर कैप्टन जाहिरी ने आखिरी बार रेडियो पर कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद 1:21 पर ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया, जिससे विमान ट्रैफिक कंट्रोल रडार से गायब हो गया। यहीं से MH370 दुनिया के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक रहस्यों में बदल गया, जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। इसके बाद MH370 ने अचानक पूर्व की दिशा छोड़कर उल्टी दिशा में पश्चिम की तरफ मोड़ लिया और मलक्का स्ट्रेट की ओर जाने लगा। 2:22 सुबह तक मलेशिया का मिलिट्री रडार विमान को ट्रैक करता रहा। आखिरी बार यह पेनांग द्वीप के उत्तर पश्चिम में मिला, फिर अचानक मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया। दोस्तों, जब MH370 का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया, तब भी विमान के इंजन और सैटेलाइट सिस्टम एक्टिव थे। इंजन निर्माता रोल्स रॉयस के ऑटोमेटिक सिग्नल और इनमरसाट सैटेलाइट से जुड़ने वाले हैंडशेक पिंग्स की वजह से पता चला कि विमान ने टेकोनॉफ के करीब 7 घंटे बाद तक उड़ान जारी रखी थी। सुबह 8:19 सुबह पर आखिरी सैटेलाइट पिंग मिला, जिससे पता चलता है कि उस समय विमान ने ईंधन खत्म होने से पहले आखिरी बेमेल सिग्नल भेजा। इनमारसैट के डेटा से यह भी पता चला कि विमान ने साउथ इंडियन ओशन की एक आर्क पर ट्रैवल किया था, जिसे 7वें आर्क कहा जाता है। यह जगह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में करीब 2000 किलोमीटर दूर दक्षिणी हिंद महासागर में है, जो बेहद रिमोट और मुश्किल इलाका है। यहाँ मौसम की सख्ती और ऊंची लहरें सर्च ऑपरेशन को मुश्किल बना देती हैं। जांच में यह भी पता चला कि उस क्षेत्र में कोई भी एयरफील्ड नहीं है जहां इमरजेंसी लैंडिंग हो सके। इसीलिए माना गया कि जब विमान का ईंधन खत्म हुआ तो वह ऑटो पायलट मोड में समुद्र में गिर गया होगा। यही वह डेटा था जिसने सर्च टीम को हिंद महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से में सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए प्रेरित किया।
लेकिन इसके बावजूद आज तक MH370 का कोई बड़ा हिस्सा या ब्लैक बॉक्स नहीं मिल सका। MH370 के गायब होने के बाद यह घटना दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन गई, जिसने टेक्नोलॉजी और एयर ट्रैफिक मॉनिटरिंग की सीमाओं को भी दिखा दिया। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB ने इस इलाके में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें करीब 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया स्कैन किया गया। इसके बावजूद MH370 का मुख्य मलबा और ब्लैक बॉक्स नहीं मिल सका। सिर्फ कुछ फ्लोटिंग मलबे जैसे एक विंग का टुकड़ा फ्लैपरॉन जुलाई 2015 में रियूनियन आइलैंड पर और कुछ अन्य छोटे मलबे के टुकड़े मोजाम्बिक, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के तट पर मिले, जो कंफर्म हुए कि यह MH370 का हिस्सा है। इन मलबों की दिशा और हिंद महासागर की धाराओं के अध्ययन से यह पुष्टि होती है कि विमान हिंद महासागर में ही गिरा था, लेकिन सटीक लोकेशन आज तक रहस्य बनी हुई है। यह घटना दुनिया को यह भी दिखा गई कि टेक्नोलॉजी के होते हुए भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी, रडार कवरेज और एविएशन सेफ्टी में कई खामियां मौजूद हैं, जिनका सुधार आज भी किया जा रहा है। विश्व स्तरीय खोज प्रयास। दोस्तों, MH370 को ढूंढने के लिए अब तक के दुनिया के सबसे महंगे और लंबे सर्च ऑपरेशन में से एक किया गया। मार्च 2014 में विमान के लापता होते ही मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और 26 देशों ने मिलकर 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का सतही क्षेत्र खोजा, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी और एयरक्राफ्ट से विजुअल स्कैनिंग शामिल थी। इसके बाद अप्रैल 2014 में ब्लैक बॉक्स के सिग्नल खोजने के लिए ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ATSB ने हाईटेक अंडर वाटर हाइड्रोफोन्स और टो किए गए सोनार उपकरण से करीब 860 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का स्कैन किया। ब्लैक बॉक्स की बैटरी केवल 30 दिनों तक सिग्नल भेज सकती थी। इस वजह से मई 2014 के बाद सिग्नल मिलना बंद हो गया, जिससे खोज और जटिल हो गई। जनवरी 2017 में 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का दुनिया का सबसे बड़ा अंडरवाटर सर्च ऑपरेशन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। यह खोज ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन की साझेदारी में हुई थी और इसमें कई ड्रोन, सबमरीन, टोड साइड स्कैन सोनार और रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स ROV का इस्तेमाल किया गया था। फरवरी 2018 में प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने नो फाइंड नो फी बेसिस पर सर्च शुरू किया। उन्होंने अत्याधुनिक AUV ऑटोनॉमस अंडरवाटर व्हीकल का इस्तेमाल करके 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सर्च किया, लेकिन कोई निर्णायक सुराग नहीं मिल सका। दक्षिण हिंद महासागर में मजबूत धाराओं, अत्यधिक गहराई करीब 4,000 से 6,000 मीटर तक और समुद्र तल के उबड़ खाबड़ इलाके ने सर्च ऑपरेशन को और कठिन बना दिया। 2015 से 2016 में रियूनियन आइलैंड, मोजाम्बिक और तंजानिया के तटों पर MH370 के विंग के फ्लैपरॉन और अन्य छोटे टुकड़े मिलने से इस क्षेत्र में विमान गिरने की पुष्टि हुई, लेकिन सटीक लोकेशन अभी भी रहस्य बनी हुई है। आज भी MH370 के परिवार और रिसर्चर उम्मीद कर रहे हैं कि नए सैटेलाइट इमेज एनालिसिस, मरीन करंट स्टडी और बेहतर AUV टेक्नोलॉजी से एक दिन इस रहस्य से पर्दा उठेगा। मलेशिया एयरलाइंस MH370 के गायब होने के बाद दुनिया भर में कई थ्योरीज सामने आईं, जिनमें से कुछ पर जांच एजेंसियों और एक्सपर्ट्स ने विचार किया। सबसे पहले पायलट सुसाइड थ्योरी पर चर्चा हुई, क्योंकि पायलट कैप्टन झारी शाह के घर के फ्लाइट सिम्युलेटर में साउथ इंडियन ओशियन रूट की प्रैक्टिस मिली थी। हालांकि कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ रिपोर्ट्स में हाईजैकिंग की संभावना भी सामने आई, क्योंकि फ्लाइट के कम्युनिकेशन सिस्टम को जानबूझकर बंद किया गया था, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। वहीं तकनीकी खराबी या केबिन में आग की वजह से हादसा होने की थ्योरी भी सामने आई, पर सैटेलाइट डेटा और विमान के लंबे समय तक उड़ते रहने के कारण यह कमजोर साबित हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि केबिन में प्रेशर की समस्या आने पर सभी यात्री और क्रू बेहोश हो गए होंगे और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा होगा, जिसे घोस्ट फ्लाइट थ्योरी कहा गया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि विमान ने दक्षिण दिशा की ओर रुख क्यों किया। सैटेलाइट पिंग डेटा से यह पता चला कि विमान ने साउथ इंडियन ओशियन की दिशा में उड़ान जारी रखी,
और अंतिम सिग्नल वहीं से आया। 2018 की मलेशियाई रिपोर्ट में कहा गया कि विमान की दिशा मैन्युअली बदली गई थी, इसलिए यह संभावना बनी रही कि किसी ने जानबूझकर दिशा बदली हो, लेकिन सबूतों की कमी के कारण यह रहस्य बना हुआ है। साल 2024 में ओशन इन्फिनिटी ने मलेशिया सरकार को एक नया प्रस्ताव भेजा, जिसमें उन्होंने दक्षिण हिंद महासागर में 15,000 वर्ग किलोमीटर के नए क्षेत्र में खोज की योजना बनाई। मार्च 2025 में इस मिशन को सशर्त मंजूरी मिली। हालांकि अप्रैल में मौसम और तकनीकी चुनौतियों के कारण इस खोज को थोड़े समय के लिए टालना पड़ा। ओशन इन्फिनिटी ने साफ कर दिया है कि हालात अनुकूल होते ही खोज दोबारा शुरू कर दी जाएगी। इस बार खोज के लिए अत्याधुनिक AI आधारित सोनार सिस्टम और नए AUV यानी स्वचालित अंडर वाटर व्हीकल्स का उपयोग किया जाएगा, ताकि समुद्र की गहराई में छिपे मलबे के छोटे छोटे टुकड़ों की पहचान भी की जा सके। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी पहल की गई है। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 में सभी लंबी दूरी की इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यह नियम लागू कर दिया है कि अब हर 15 मिनट पर रियल टाइम पोजीशन ब्रॉडकास्टिंग अनिवार्य होगी। यदि किसी भी कारण से विमान में आपात स्थिति आती है तो 1 मिनट में ही अलर्ट सिग्नल भेजा जाएगा। यह कदम भविष्य में किसी भी विमान के गायब होने की स्थिति में उसकी लोकेशन जल्दी ढूंढने में मदद करेगा। फ्रांस ने भी, जहां 2015 में MH370 का फ्लैपरॉन रियूनियन आइलैंड पर मिला था, अभी तक जांच बंद नहीं की है। 2024 में फ्रांसीसी जांच अधिकारियों ने एक बार फिर से मलबे की माइक्रो फॉरेंसिक जांच शुरू की और सैटेलाइट डेटा की दोबारा समीक्षा की। उनका मानना है कि इससे यह जानने में मदद मिल सकती है कि विमान किस कोण और किस हालत में समुद्र में गिरा था। वहीं यात्रियों के परिवार आज भी लगातार मलेशिया और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से इस तलाश को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में हुई स्मृति सभाओं में परिवारों ने साफ कहा कि जब तक एक भी सुराग बाकी है, तब तक वे न्याय और अपने प्रियजनों का सच जानने की लड़ाई जारी रखेंगे। इसके साथ ही इनमारसैट और अन्य सैटेलाइट नेटवर्क कंपनियों ने अपने सिस्टम को अपडेट किया है, ताकि इमरजेंसी में रियल टाइम ट्रैकिंग और भी सटीक तरीके से हो सके। इन सब प्रयासों के साथ आज भी MH370 की खोज एक उम्मीद बनी हुई है। यह केस हमें यह सीख देता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, नई तकनीक और इंसानी हिम्मत से सच्चाई की तलाश को छोड़ा नहीं जाता। इन नए कदमों और तकनीकों की वजह से हमें यकीन है कि एक दिन MH370 का रहस्य भी पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा और इससे भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। दोस्तों, MH370 की यह कहानी बताती है कि तकनीक होते हुए भी कुछ रहस्य बाकी रह जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी सच्ची कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।